हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं फॉर मे 24 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। हां जी, सीए फाइनल में जितने चेंजेस किए गए हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, चाहे वो कस्टम्स लॉ में हो या जीएसटी लॉ में हो, उन सबको हम कवर करने वाले हैं इन सेशंस के अंदर। समझना, आपकी मे 24 एग्जाम्स के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक जितने अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो सारे एग्जाम्स में एप्लीकेबल कर दिए जाते हैं एंड देयर बाय उस डेट तक कई सारी और जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स हुई है एंड उन जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स के थ्रू जो प्रपोजल्स रखे गए, जिन्हें इंप्लीमेंट कर दिया गया है थ्रू अ नोटिफिकेशन एंड अ सर्कुलर, हमें उन्हें कवर करना होगा। ऑफ कोर्स पैरेलली जो फाइनेंस एक्ट 2023 ने भी चेंजेस और अमेंडमेंट्स किए हैं, हमें उन्हें भी देखना होगा क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं। आप सबसे पहले तो अमेंडमेंट सुनते ही ये सोचेंगे, सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं क्या? देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन कई सारे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं और उन्हें हमें चैप्टर वाइज एक एक करके सुनना है, कवर करना है, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन देखा गया है कि एग्जाम्स में जो चेंजेस होते हैं वो जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं एंड देयर बाय हमारा फोकस उन्हें बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के साथ कवर कर लेना होता है। आपके सामने स्क्रीन पे एक पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, एक इंडेक्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज सारे अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। पहले हम जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स देख लेंगे एंड देन कस्टम्स में कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अरे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो अभी अभी नई आई है और उस नई पॉलिसी के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। अभी तो सरकार ने फ्रेश 5 साल की पॉलिसी बनाई है। इनफैक्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के डिटेल्ड लेक्चर्स हमने पहले से अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना के डाले हुए हैं। अगर आप उसे रेफर करना चाहें तो आराम से रेफर करके उसे कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इन सेशंस के अंदर सारे अमेंडमेंट्स एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बिना वक्त बर्बाद किए पहले चैप्टर पे चलते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी, और शुरुआत करते हैं अपनी इस अमेंडमेंट डिस्कशन की। हमारा पहला चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी में कहां क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 जो हम पढ़ते हैं, रेड विथ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में एक एंट्री में चेंज किया गया है। आप पहले से शेड्यूल 3 की एंट्रीज जानते हैं। जिस एंट्री में चेंज किया गया है, अगर हम पहले उसकी ही बात कर ले ताकि हम समझ सके प्री अमेंडमेंट क्या था और पोस्ट अमेंडमेंट क्या था, तो वो क्या हुआ है कि एंट्री जो शेड्यूल 3 के अंदर की हुई थी उसमें एक पॉइंट आप पढ़ते थे, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। आप ऐसा पढ़ते थे, आपको इससे क्लियरली ये समझाया जाता था कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो सारे के सारे गुड्स होते हैं, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम्स टैक्सेबल नहीं होते। सारे एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्टेड होते हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है एक्सेप्ट 3, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। मतलब लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग टैक्सेबल होते हैं। यह बात आप पहले से जानते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर जो एक एंट्री की हुई है नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई की, इसमें चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है कि जो लिखा था एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, उसकी जगह अब लिख दिया गया है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की एक डेफिनेशन दे दी है। इसका मतलब अब लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग लिखे होने की बजाय स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल किया जाएगा, क्योंकि सारे एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई हैं एक्सेप्ट दोज व्हिच आर स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड में क्या डिफाइन किया है? स्पेसिफाइड के अंदर वापस लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग तो लिखा ही है, उसके अलावा 3 चीजें इन्होंने और जोड़ दी है। 3 चीजें क्या जोड़ दी है? कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसका मतलब अभी तक आप कहते थे खाली लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग ही टैक्सेबल होता है, अब आप कहेंगे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तो टैक्सेबल होता ही है, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग भी टैक्सेबल किया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये पहले भी टैक्सेबल हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये पहले टैक्सेबल नहीं हो रहे थे, लेकिन इनको लेके कुछ कंफ्यूजन हो रहे थे, लिटिगेशंस हो रहे थे एंड देयर बाय गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि ये तीनों भी टैक्सेबल किए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये टैक्सेबल किए जाएंगे, इन्हें कैसे टैक्सेबल किया जाएगा उसका इनका एक वैल्यूएशन रूल भी डाल दिया गया है। जैसे हॉर्स रेसिंग की बात करें तो हॉर्स रेसिंग की वैल्यूएशन तो पहले से ही वैल्यूएशन रूल्स के अंदर थी, लेकिन कसिनोज और ऑनलाइन मनी गेमिंग की कोई वैल्यूएशन रूल्स नहीं थे।
एंड देयर बाय इन्हें टैक्सेबल करके अब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वैल्यूएशन रूल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। यानी सर सप्लाई चैप्टर में क्या चेंज हुआ, पहली बात तो वो एक बार हम समराइज कर लें। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये बात लिख दी गई। पहले क्या लिखा हुआ था, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। इसका मतलब सारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आर सप्लाई। अब वो नेगेटिव लिस्टेड नहीं है, तो हमने पूछा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब, तो बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी तो पहले से जानते थे आप। ऐड क्या कर दिया, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसमें मैंने आपको एक एडिशनल जानकारी क्या दी, हॉर्स रेसिंग की वैल्यूएशन की जाती है रूल 31A के तहत, रूल 31A के तहत, एंड कसिनोज एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए ऐड किया गया है रूल 31B एंड रूल 31C। ये ऐड किए गए हैं, यानी न्यू इंसर्शंस हुए हैं, जिन्हें हमें वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ना होगा। यानी इस चैप्टर में तो इतना ही है पढ़ने को कि कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग को टैक्सेबल कर दिया है, लेकिन इनको टैक्सेबल कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, उसके प्रोविजंस रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डाले गए हैं। इसका मतलब वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ने के साथ साथ हमें टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। एंड टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है, वैल्यूएशन में भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है विद रिगार्ड टू कसिनोज एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, यानी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जो हम रिस्पेक्टिव चैप्टर में जब पहुंचेंगे तब तो कवर करेंगे ही। इसके अलावा यहां क्या हमें डिस्कस करना है, ऑनलाइन मनी गेमिंग की एक डेफिनेशन दे दी गई है, और देखो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी गई है कि ये ऑनलाइन मनी गेमिंग होता है। अब आपको ये पूरी याद नहीं करनी, लेकिन सुन के समझ जरूर लेनी है, ताकि अगर कोई एमसीक्यू या कोई अच्छा क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपको समझ आए ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो आप ड्रीम 11 खेलते हैं, या आप खेलो रमी, पोकरबाजी, ये सब जितनी चीजें भी आप खेलते हैं जो आज के वक्त में आप सुनते हैं रेगुलरली न्यूज में या फिर एडवर्टीजमेंट्स में, वो सब ऑनलाइन मनी गेमिंग में आता है। इन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन देके ये क्लियर कर दिया कि ये स्किल से कमाया हो या लक से कमाया हो, इट डज नॉट मैटर। आप ऑनलाइन मनी गेमिंग में ये नहीं कह सकते कि ये लक वाला गेम नहीं है इसीलिए इसमें कवर नहीं किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाई स्किल है या बाई चांस है या बाई बोथ है, उन्हें यहां कवर कर लिया जाएगा। यही एक मेन फंडा है जो इन्होंने डेफिनेशन में डाला है। तो देखिए अगर हम रीड करें, ऑनलाइन मनी गेमिंग मींस ऑनलाइन गेमिंग इन विच द प्लेयर पेज और डिपॉजिट मनी और मनी इज वर्थ, या तो पैसा देते हो या पैसे जैसा कुछ देते हो, इन काइंड कुछ देते हो, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इंक्लूड कर लिया है, दैट इज क्रिप्टोकरेंसीज को भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मनी या मनी इज वर्थ, या तो पैसा ही कमाओगे या कोई और एसेट कमाओगे, गाड़ी, बंगला, कुछ कमाओगे आप, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कमाओगे शायद क्रिप्टोकरेंसी आप, इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कॉम्पिटिशन, एक्टिविटी, प्रोसेस, कुछ भी हो, वेदर और नॉट इट्स आउटकम और परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन स्किल, चांस और बोथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लक पे डिपेंड करता है या स्किल पे डिपेंड करता है या दोनों पे डिपेंड करता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, वेदर द सेम इज परमिसिबल और अदरवाइज अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कानूनन अलाउड है या नहीं, अगर वो गेम आप खेल रहे हैं तो उस गेम पे जीएसटी तो एप्लीकेबल किया ही जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग को हमने स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के थ्रू वैल्यूएशन रूल्स में उसका वैल्यू बता दिया है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई बता दिया है, आपको उसे टैक्सेबल करना है। सर किस रेट पे टैक्सेबल किया जाएगा, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जाता है 28%। बाकी टैक्स रेट्स तो आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे, आपकी जानकारी के लिए 28% है। अब इसका मतलब समझें, अगर मैं किसी कसिनो में जाता हूं और मैं 100 रुपए के टोकन लेता हूं, चिप्स लेता हूं, टोकन चिप्स लेते हैं ना हम, जिससे हम खेलेंगे, तो वो 100 रुपए पे मुझे 28% पहले जीएसटी देना पड़ेगा, यानी मुझे 128 रुपए देने होंगे, और उसमें से 100 रुपए का गेम फिर मैं खेल पाऊंगा, यानी 28 रुपीज एक तरह से मेरा कॉस्ट हो गया, ये तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। अब मैं कसिनो में एंटर करूंगा एंड 100 रुपए से गेम खेलूंगा। 100 रुपए से अब जो मैं गेम खेलूंगा ना, उस पे जो मैं कमाऊंगा, उस कमाई पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा, उस कमाई पे तो डायरेक्ट टैक्स आएगा। ऑनलाइन गेम्स की विनिंग अगेन वहां कवर कर लिया जाएगा उसे। इस तरीके से कसिनोज या ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो होंगे, इसके अंदर जितने के आप चिप्स, टोकन या जितने का पैसा लगाओगे, उसी पे जीएसटी लगाया जाएगा। फिर जो विनिंग्स होगी आपकी,
उस पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, उस पे डायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाएगा, जो हम इनकम टैक्स में सेक्शन 115BBJ ऑनलाइन गेमिंग के लिए या फिर 115BB कैजुअल इनकम और बेटिंग या लॉटरी वगैरह के लिए हम देखते हैं, वो वहां लगाया जाएगा। इस तरीके से वैल्यूएशन को हम डिटेल में आगे फिर देखेंगे, लेकिन एक आइडिया हमने ऑनलाइन मनी गेमिंग का ले लिया। ऑनलाइन गेमिंग की भी डेफिनेशन दी है, बट ठीक है वो सिर्फ रीडिंग में जाएगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए कहा है कि डेफिनेशन वही है जो इनकम टैक्स एक्ट में है, और इनकम टैक्स एक्ट में यही लिखा है क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs को वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाता है। इसके अलावा एक चीज और क्या की है, सप्लायर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया गया है। बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट सप्लायर की डेफिनेशन में एक प्रोविजो डाल दिया गया है। यानी जो आप डेफिनेशन पढ़ते थे कि सप्लायर मतलब वो पर्सन जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो वैसी की वैसी है, उसमें एक बात ऐड कर दी गई है, एक प्रोविजो डाल दिया गया है। और उस प्रोविजो में क्या डाला गया है, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज और अरेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ दैट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स और मैनेजेस दैट प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई। या तो कोई एजेंट है जिसके थ्रू ये एक्शनेबल क्लेम प्रोवाइड किया जा रहा है, या वो ओनर या फिर ऑपरेटर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये एक्शनेबल क्लेम प्रोवाइड किया जा रहा है, उन्हें डीम्ड टू बी अ सप्लायर मान लिया जाएगा, उन्हें सप्लायर मान लिया जाएगा ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसी ने एक्शनेबल क्लेम प्रोवाइड किए हैं या उसके थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं, यानी प्रिंसिपल भी कवर हो जाएगा और एजेंट भी कवर हो जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कंसिडरेशन मनी है, मनीज वर्थ है, या वर्चुअल डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर उसे पे किया गया है या कन्वे किया गया है इन एनी मैनर, किसी भी रास्ते के थ्रू उसे उसके पैसे मिले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सारे CGST एक्ट के प्रोविजन उस पर्सन पे लगा दिए जाएंगे जैसे वही पर्सन है जिसे उसके ऊपर टैक्स पे करना था। यानी एग्जाम एंगल से कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, खाली आपको इतना ध्यान में रखना है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम प्रोवाइड करने वाला या जिसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है वो दोनों को सप्लायर मान लिया जाता है, एंड दोनों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एक्शनेबल क्लेम पे जो टैक्स है वो कलेक्ट करके सरकार को भरें, नहीं तो उन्हें डिफॉल्टर मान लिया जाएगा एंड उनके ऊपर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की प्रोसीडिंग्स लगा दी जाएगी। तो कवरेज प्रॉपर रखने के लिए इन्होंने डेफिनेशन को अमेंड कर दिया है। दैट्स इट, ये हमारा पहला अमेंडमेंट डिस्कस हो गया सप्लाई अंडर GST का। वैसे ये अमेंडमेंट अभी क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि आपको मैंने बताया इसके लिंक्स खुले हैं। वैल्यूएशन अभी आपको समझाना है जो हम रूल 31B एंड 31C में पढ़ेंगे, एंड साथ साथ में इसकी टाइम ऑफ सप्लाई भी हमें पढ़नी है जो हम आगे जाके सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। अब सप्लाई चैप्टर में दूसरा क्या चेंज हुआ है, दूसरा चेंज ये हुआ है कि एक सर्कुलर इशू किया गया है, और ये सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इस आइटम को कैसे ट्रीट किया जाएगा। क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है, हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, जब हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो वहीं एक कैंटीन भी होता है, एक आउटलेट भी होता है जहां हम पॉपकॉर्न, थम्स अप या अलग अलग जो और बेवरेजेस या फूड होते हैं वो आइटम्स खरीदते हैं इंटरवल के दौरान या ड्यूरिंग द मूवी कभी भी। तो इस तरीके से इस चीज को लेके कुछ डाउट्स उठ रहे थे, उन डाउट्स को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। डाउट क्या उठ रहे थे, सर समझो मैं मूवी देखने गया और मूवी की टिकट 300 रुपए की है, और 300 रुपए की टिकट के अलावा मैं जब मूवी देख रहा हूं उस दौरान जाके मैं कैंटीन से 200 रुपए का पॉपकॉर्न लेके आता हूं और टोटल 500 का खर्चा करता हूं, तो जो 300 रुपए की टिकट है उस पे तो जो सिनेमा हॉल की GST रेट्स होते हैं वो लगा दिए जाएंगे, पर वो जो 200 रुपए का पॉपकॉर्न मैंने खरीदा उस पे कौन सा GST रेट लगाया जाएगा? क्या उस पे भी सिनेमा हॉल की टिकट का रेट लगाया जाएगा या उस पे रेस्टोरेंट वालों का रेट लगाया जाएगा? सवाल उठा। ऐसे ही ये सवाल के साथ साथ एक सवाल और उठा, समझो मैं जब टिकट बुक कर रहा था तो टिकट बुक करते वक्त वेंडर ने मुझे कहा, मल्टीप्लेक्स वाले ने मुझे कहा, सर 300 रुपए की टिकट लेने की बजाय 450 रुपए का कॉम्बो ले लो, 450 का कॉम्बो, जब पिक्चर देखने आएंगे ना तो पॉपकॉर्न भी दे देंगे आपको। इस तरीके से आपको पॉपकॉर्न 50 रुपए सस्ता पड़ेगा, आप आएंगे और पॉपकॉर्न खरीदेंगे तो 200 लग जाएंगे, उसकी बजाय आप कॉम्बो ले लें। एंड देयर बाय मूवी टिकट बुक करते वक्त मैंने 450 रुपए दे दिए एंड उसमें पॉपकॉर्न भी मिल गया और मूवी टिकट भी मिल गई। आपको समझ में आ रहा है कि मैंने दो ट्रांजैक्शन जो डिस्कस किए, इन दोनों में इशू उठेगा कि इन्हें क्या मानना है और क्या रेट ऑफ GST लगाना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर दिया गया है। पहले पॉइंट के अंदर कहा गया है सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन ए सिनेमा हॉल
is taxable as a restaurant service as long as the food or beverage are supplied by way of or as a part of service and independent of the cinema exhibition service. यानी जो पहला एग्जांपल था 300 रुपए की मूवी और 200 रुपए का पॉपकॉर्न, उसमें जो 200 रुपए का पॉपकॉर्न है उसे रेस्टोरेंट सर्विस में प्रोवाइड किया गया है ऐसा माना जाएगा, और रेस्टोरेंट सर्विस की जो जीएसटी रेट्स है वो लगा दी जाएगी। सिनेमा देखने की क्या जीएसटी रेट्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉपकॉर्न खरीदना इंडिपेंडेंट है टू मूवी देखने जाना, क्योंकि आपने दोनों ट्रांजैक्शंस सेपरेटली किए हैं। इससे एक फर्क और भी पड़ जाएगा ना, वो जो आउटलेट है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है 10 सबसेक्शन 1 वाला, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासिफाई हो गया तो 10 सबसेक्शन 1 वाला कंपोजिशन स्कीम उसके लिए ओपन हो गया ना, ये भी तो एक क्लैरिफाई हो गया ऑटोमेटिकली। दूसरा पॉइंट, वेयर द सेल ऑफ टिकट एंड फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब्ड and such bundle satisfies the test of composite supply, then the entire supply will attract GST at the rate applicable to the service of exhibition of cinema, that is principal supply. ये इनफैक्ट आप खुद भी आंसर कर सकते थे अगर आपको सेक्शन 8 कॉम्पोजिट सप्लाई ध्यान में है, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये जो मैंने पॉपकॉर्न भी लिया और साथ साथ में पिक्चर भी देखी 450 रुपए में, ये बंडल है और ये एक नेचुरल बंडल है, क्योंकि ये आम जिंदगी में सुनने मिलता है, जिसके अंदर ऐसा किया जाता है। आज के वक्त में आप जाओगे तो हर जगह आपको सिनेमा हॉल वाले ऐसे कॉम्बोज बेचते हुए दिखाई देंगे, एंड जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, पिक्चर देखने गए थे या पॉपकॉर्न खाने गए थे? पिक्चर देखने गए थे सर, साथ साथ में पॉपकॉर्न भी खा लिया, खाली पॉपकॉर्न ही खाना होता तो कहीं भी खा सकते थे, एंड देयर बाय प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, पिक्चर देखने गए थे, एंड देयर बाय पूरी की पूरी सप्लाई के ऊपर जो सिनेमा देखने का जीएसटी रेट है वो लगा दिया जाएगा पूरे 450 पे। आई होप आपको क्लियर हो गया है। पहले वाले एग्जांपल में 300 की टिकट और 200 रुपए का पॉपकॉर्न था, तो ये जो 200 रुपए का पॉपकॉर्न है ये रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। और दूसरे वाले एग्जांपल में 450 में दोनों आ गए थे, 450 कॉम्बो था, तो पूरा का पूरा 450 सिनेमा टिकट वाले रेट में कवर कर लिया जाएगा। जीएसटी रेट्स तो आपको याद रखनी नहीं है, वो तो आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई होती है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी रेट्स होती है ना। सिनेमा में भी 100 रुपए से कम की टिकट है, ज्यादा की है, उससे भी फर्क पड़ता है जब हम HSN और SSC कोड देखते हैं, इसलिए वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हम तो सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं, और ये सर्कुलर ने एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन हमें प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद एक सर्कुलर और आया। ये सर्कुलर तो ऐसा है ना बच्चों, बताने की जरूरत ही नहीं है, बिना बताए भी अगर पूछूंगा ना तो भी आप जवाब दे दोगे। एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है। आप जानते हैं सब्सिडरी कंपनी तभी कहलाएगी ना जब मैं 51% और मोर होल्ड करता हूंगा उस कंपनी में, 50% से ज्यादा होगा तभी तो सब्सिडरी कहलाएगी। तो एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, तो क्या होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? यह सवाल उठा। तो आपको तो ऐसा लगना चाहिए सर ये सवाल ही क्यों उठा, क्योंकि शेयर्स सिक्योरिटीज होती है, और सिक्योरिटीज हम क्लियरली पढ़ते हैं सर, ना ही गुड्स होती है और ना ही सर्विस होती है। जब सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस ही नहीं होती तो होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स की खरीद बेच करना क्या सप्लाई माना जाएगा, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी, उसे जीएसटी में कवर नहीं किया जाएगा। आप सोचोगे सर ऐसे डाउट्स आते किसको हैं? होता क्या है ना, कई बार लॉ में किसी जगह पे कोई ऐसी बात लिखी होती है जिसकी वजह से किसी को कंफ्यूजन होता है, एंड वहां से पूरी रामायण शुरू हो जाती है। जैसे कि सर्विस अकाउंटिंग कोड में एक ऐसा कोड है जिसमें यह आइटम लिखा है, होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी, और उसकी एक रेट दी है। तो लोगों ने क्या सवाल उठाया, अगर यह टैक्सेबल ही नहीं होता तो रेट क्यों दी हुई है भाई? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, खाली रेट देने से यह नहीं हो जाता कि टैक्सेबल है। कल को किसी चीज पे रेट दे दी और वो एग्जेम किया हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि रेट तो बाद में रेफर की जाती है जब कोई चीज टैक्सेबल हो जाती है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्लैरिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। यानी वन लाइनर है आपके लिए, द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी। ये हमारे सप्लाई अंडर जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स हो गए। जस्ट टू समराइज, हमने 3 बातें पढ़ी है। शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम,
एंड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में 6 चीजें आ गई जो टैक्सेबल हो गई। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड कसिनोज। एंड इन 6 चीजों को जब टैक्सेबल किया गया तो ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन दे दी गई, सप्लायर की डेफिनेशन अमेंड कर दी गई, वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन दे दी गई एंड ऑनलाइन गेमिंग की डेफिनेशन दे दी गई। जो सिर्फ जानकारी में रखना था हमें कि ऑनलाइन मनी गेमिंग स्किल भी हो सकता है, लक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। उसके बाद दूसरा डिस्कशन हमने क्या किया कि जो रेस्टोरेंट में यानी कि जो सिनेमा हॉल में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं या कैंटीन्स होते हैं उसे सेपरेट माना जाएगा और उसे रेस्टोरेंट सर्विस मानी जाएगी। पर अगर कॉम्बो में कुछ मिला होगा तो उसके ऊपर पूरे के ऊपर प्रिंसिपल सप्लाई की रेट लगा दी जाएगी, दैट इज मूवी देखने की रेट। एंड तीसरा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, उसे सप्लाई नहीं माना जाता, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली बात एंड कसिनोज वाली बात हम वैल्यूएशन के डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे कि उसे वैल्यू कैसे किया जाता है एज पर रूल 31B, रूल 31C एंड टाइम ऑफ सप्लाई में भी कवर करेंगे एंड कुछ और जगहों पे भी उसके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। Our next chapter is charge of GST. Charge of GST में क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं? पहली बात तो इस चैप्टर में कवर क्या होता है, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 हमारे CGST एक्ट के जो हमारे चार्जिंग सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 9 मेन चार्जिंग सेक्शन है और सेक्शन 10 एक ऑप्शनल चार्जिंग सेक्शन है कॉम्पोजिशन होल्डर्स के लिए, हमें उसका डिस्कशन करना है। तो सेक्शन 9 के थ्रू हम रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशंस का भी डिस्कशन करते हैं कि वहां कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 10 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसकी बात कर लेते हैं कि सेक्शन 10 में क्या चेंज किया गया है। सेक्शन 10 में जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप एक लिस्ट देखते हैं जिसमें इनएलिजिबिलिटी लिखी होती है, यानी कि उस लिस्ट की कोई भी बात सैटिस्फाई हो गई तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हैं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। ये जो इनएलिजिबिलिटी की लिस्ट आपने पढ़ी होती है इसमें कई सारे पॉइंट्स आपने देखे होते हैं कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते आप, ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं। उनमें से एक पॉइंट आपने पढ़ा होता है कि जो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता है वो पर्सन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ना गुड्स सप्लाई करना चाहिए ना सर्विसेज सप्लाई करना चाहिए। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर अगर टीसीएस लगता है तो, फिर से क्या पढ़ा होता है आपने इनएलिजिबिलिटी में, एक पॉइंट आउट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स कि अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 के थ्रू अगर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। इस बात में अमेंडमेंट किया गया है और इस बात में ऐसा डाल दिया गया है कि गुड्स का वर्ड ओमिट कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। गुड्स वर्ड ओमिट कर दिया है का इंपैक्ट ये हो गया कि अब अगर कोई पर्सन किसी ईसीओ के थ्रू हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस उसके थ्रू अगर मैं गुड्स की सप्लाई करता भी हूं तो भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूं। हालांकि सर्विसेज वर्ड अभी भी है, इसका मतलब अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं थ्रू ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, मुझे रोक दिया जाएगा। अब यह बात 2 बार अमेंड की गई है, एक बार अमेंड की गई है 10 सबसेक्शन 2 में और एक बार 10 सबसेक्शन 2A में। सर 2 बार क्यों की गई है? आपको समझ आना चाहिए कॉम्पोजिशन स्कीम भी तो 2 है, एक 10 सबसेक्शन 1 वाली जिसकी इनएलिजिबिलिटी 10(2) में दी हुई है और एक 10(2A) वाली जिसकी इनएलिजिबिलिटी 10(2A) में ही दी हुई है। आप जानते हैं 10 सबसेक्शन 1 ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए है एंड 10 सबसेक्शन 2A सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है जो 10(1) के अंदर कवर नहीं हुए। तो यह बात दोनों जगह लिखी हुई थी तो अमेंड भी तो दोनों जगह करना पड़ेगा ना। इसीलिए देखो क्या हुआ, पहले क्या था प्रोविजन, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अब गुड्स वाला वर्ड काट दिया। सिमिलरली ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अब गुड्स वाला वर्ड डिलीट कर दिया। इसका मतलब कॉम्पोजिशन सप्लायर अभी तक वॉज बार्ड फ्रॉम सप्लाइंग ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, नाउ दे आर परमिटेड टू सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो जस्ट अगर मैं इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लूं, ये मैं हूं जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है, ये ईसीओ है और ये हमारा कस्टमर है। मैं ऑप्ट करना चाहता हूं तो मुझे अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है तो इन एलिजिबिलिटी में एक रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं इस ईसीओ के थ्रू क्या सप्लाई नहीं कर रहा होना चाहिए था, गुड्स और सर्विसेज। अब क्या बोल दिया है, क्या नहीं सप्लाई कर रहा होना चाहिए, सर्विसेज।
यानी इफ आई एम सप्लाइंग गुड्स चलेगा, बट इफ आई एम सप्लाइंग सर्विसेज नहीं चलेगा। आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। दोनों कॉम्पोजिशन में सेम अमेंडमेंट कर दिया गया है। यह हमारा पहला चेंज हो गया। दूसरा, एक सर्कुलर आया है। ये एक सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन लेके आया है और नेसेसरी क्लैरिफिकेशन था। क्लैरिफिकेशन किस चीज के रिलेटेड है उसका पहले से एक बार के लिए हम मटेरियल वापस रिवाइज कर लें। आपने पढ़ा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि अगर कोई डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू द कंपनी, टू द बॉडी कॉर्पोरेट, तो उन सर्विसेज के ऊपर अगर टैक्सेबिलिटी है तो रिवर्स चार्ज में की जाती है। लॉजिक बड़ा सिंपल होता है कि डायरेक्टर्स काफी सारे होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स कम होती है, बॉडी कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसीलिए हमने फॉरवर्ड चार्ज लगाने की जगह रिवर्स चार्ज लगाया है। यह बातें आप पहले से जानते हैं कि होल टाइम डायरेक्टर होता है तो वो टैक्सेबल ही नहीं होता, नेगेटिव लिस्टेड हो जाता है, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर तो एम्प्लॉय हो गया, इन द नेचर ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो वो वैसे ही बाहर हो गया। लेकिन अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एक्सपर्ट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो डायरेक्टर है जिसके ऊपर इनकम टैक्स में 194J में टीडीएस लगता है, ना कि 192 में टीडीएस लगता है। क्योंकि 192 में टीडीएस लगता है मतलब सैलरी वाला हो गया, और 194J में टीडीएस लगता है मतलब अदर देन सैलरी हो गया। जैसे आप किसी डायरेक्टर को सिटिंग फीस दे रहे हो तो सिटिंग फीस पे जीएसटी लगेगा और वो जीएसटी रिवर्स चार्ज में कवर होगा। ये बात आप पहले से जानते थे। तो सर डाउट क्या आया, प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि समझो किसी डायरेक्टर ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड की है इन पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। सर मतलब समझो मैं डायरेक्टर हूं पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, मैं एक पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, एक्सपर्ट डायरेक्टर हूं, आई एम नॉट ऑन सैलरी। मैंने पेनॉर्मिक एजुकेशन की एक बोर्ड मीटिंग अटेंड की, इस बॉडी कॉर्पोरेट की एक बोर्ड मीटिंग, जिसके लिए मुझे 1 लाख की सिटिंग फीस दी गई। ये 1 लाख की सिटिंग फीस पे जीएसटी लगा, वो पेनॉर्मिक एजुकेशन सरकार को भरेगा। ये सिटिंग फीस मुझे प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिली थी। अब क्या हुआ, मीटिंग में ये बात चली, पेनॉर्मिक एजुकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा हमें एक जगह चाहिए जहां हमें एक और क्लासेस ओपन करनी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए जहां हम क्लासेस ओपन करना चाहते हैं। तो उसी मौके पे मैंने मौके का फायदा उठाया और मौके का फायदा उठा के क्या बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अरे मेरी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है पहले से, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में है, मस्त लोकेशन है, तुम कहो तो कंपनी को भाड़े पे दे देता हूं, तुम कहो। ये बात जो मैं कर रहा हूं वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कर रहा, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं कंपनी को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा। एज एन इंडिविजुअल मैं कंपनी को रेंट पे एक प्रॉपर्टी देके रेंट कमाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो पर्सनल कैपेसिटी वाली सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं, अगर पेनॉर्मिक एजुकेशन मान जाता है कि हां चलो डन, आपकी जगह ले लेते हैं, सब ओके है, और अब मुझे रेंटल इनकम होती है पेनॉर्मिक एजुकेशन से, तो क्या इस रेंटल इनकम पे जो जीएसटी लगेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हुई तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है इफ इट इज यूज्ड फॉर रेसिडेंस, बट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल होता है। तो सवाल ये उठा कि क्या ये टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में किया जाएगा, क्योंकि दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सर्कुलर ने क्लियर किया, नहीं भैया नहीं, ये तो पर्सनल कैपेसिटी में है, हमारा इंटेंशनल पर्सनल कैपेसिटी वालों को कवर करना नहीं था, हमारा इंटेंशन खाली प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई चीजों को कवर करना था, इसीलिए इस पे टैक्सेबल होगा पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। वो अलग बात है देखो कि अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हुई और एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है तो फिर रिवर्स चार्ज ही लग जाता है, वो एक अलग बात हुई, वो तो हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पड़ा हुआ है। किसी और जगह पे भी रिवर्स चार्ज लग गया तो भी कवर हो जाएगा ना। यहां तो हम क्या कह रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी दी गई और कमर्शियल प्रॉपर्टी पेनॉर्मिक एजुकेशन को दी गई तो उसके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। तो एक छोटा सा अगर हम डायग्राम बना लें, समझो मैं पीजे डायरेक्टर है और सर्विसेज किसको प्रोवाइड करता है, पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को, उसके लिए क्या मिलती है, सिटिंग फीस। ये सिटिंग फीस पे जो जीएसटी है उस पे रिवर्स चार्ज लगेगा, पेनॉर्मिक एजुकेशन गवर्नमेंट को भरेगा, सिंपल। लेकिन
मैं ही पेनॉर्मिक एजुकेशन को रेंटिंग की सर्विस देता हूं ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहां मैंने मेरी गाड़ी दे दी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी दे दिया, एनीथिंग वट एवर आई कैन गिव इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। किस कैपेसिटी में है ये? पर्सनल कैपेसिटी में। कंपनी से मेरे संबंध क्या है उससे इंपैक्ट थोड़ी होने वाली है ये बात। तो यहां से यहां जो पेमेंट हुई होगी उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर किया जाएगा। यानी कि डायरेक्टर को पेनॉर्मिक एजुकेशन से वसूलना होगा और डायरेक्टर सरकार को भरेगा। यहां रिवर्स चार्ज नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह पर्सनल कैपेसिटी में है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उस पर रिवर्स चार्ज दूसरे पॉइंट में लग गया, वो अलग बात है, बट यहां नहीं लगाया जाएगा। ये सर्कुलर ने क्लियर कर दिया। तो आप रीड करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर to the body corporate is under reverse charge. It has been clarified that if it is in private or personal capacity such as renting of immovable property, then it is not taxable under RCM. It is taxable but under FCM, forward charge mechanism में जाएगा. Only those services which are supplied in the capacity of a director shall be taxable under reverse charge mechanism. ये हमारा डिस्कशन क्लोज हो गया। सर्कुलर जो रिवर्स चार्ज के रिलेटेड लाया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रिवर्स चार्ज के ही डिस्कशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है कि जो पॉइंट आपने गवर्नमेंट में पढ़ा होता है और गवर्नमेंट में इसका हमने चार्ट्स बना के देखे होते हैं कि कैसे इस पे टैक्सेबिलिटी लगाई जाएगी रिवर्स चार्ज में। तो आपने क्या चार्ट बनाया होता है, अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट फ्यू की हमने लिस्ट लिखी होती है ना, वो 10 ग्राम से कम का वेट होता है, वो सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, बाकी सब टैक्सेबल होता है, फॉरवर्ड चार्ज में होता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल टैक्सेबल होता है, फॉरवर्ड चार्ज में होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर टैक्सेबल होता है, फॉरवर्ड चार्ज में होता है। अगर कहीं एग्जेम्प्ट हो गया तो अलग बात है, बाकी टैक्सेबल होता है, फॉरवर्ड चार्ज में होता है। एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो तो रिवर्स चार्ज लगता है, नहीं तो उसे फॉरवर्ड चार्ज में कवर किया जाता है। यह बातें आपने पढ़ी होती है। और इसके अलावा बाकी जितनी सरकारी सर्विसेज होती है उसमें आपने पढ़ा होता है कि भाई देखना पड़ेगा कि बिजनेस एंटिटी को है या नहीं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कोई नहीं है तो एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को है तो ये देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या लिमिट क्रॉस कर रहा था, अगर नहीं तो एग्जेम्प्ट, अगर कर रहा था तो देखना पड़ेगा कि क्या ग्रॉस अमाउंट जो सर्विसेज का है वो 5,000 से ज्यादा है या कम, 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा और अंडर रिवर्स चार्ज में होगा। यह बात आपको पहले से पता है, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराया। तो इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट क्या किया, जहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा था ना उसमें एक बात और ऐड कर दी, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एंड दूसरी वाली एंट्री में सरकार में से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हटा दिया। मैं इसका इंपैक्ट बता देता हूं सीधे, इंप्लीकेशन, एंट्री में मत फंसो, कीप इट वेरी सिंपल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारतीय रेल अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, अब वो अगर टैक्सेबल है तो, अगर टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में ही होगा, रिवर्स चार्ज में नहीं जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा किसी को भी तो वो टैक्सेबल होगा और फॉरवर्ड चार्ज में ही जाएगा, उसे रिवर्स चार्ज में कवर नहीं किया जाएगा। मैंने ये बहुत क्लियरली कहा अगर टैक्सेबल होगा, क्योंकि अगर मैं स्लीपर कोच का टिकट बनवाता हूं तो वो तो आप जानते हो ना सर एग्जेम्प्ट है, तो वो तो एग्जेम्प्ट ही है ना, उसकी बात थोड़ी की जा रही है। आप जानते हो अगर रेल से हम कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका फ्रेट एग्जेम्प्ट होता है, तो वो एग्जेम्प्ट ही है। हम उन बातों को कर रहे हैं जो टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, खाली रेलवे थोड़ी चला रहा है यार, रेलवे के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी तो मैनेज कर रहा है। उस प्लेटफॉर्म पे कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहता है तो सर्विस प्रोवाइड की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू दैट पर्सन एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड, और वो जो एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड जो इनकम हुई है उस पे जो जीएसटी लगा होगा वो जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा। आप शायद सोचो सर इससे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही काम बढ़ गया ना, क्योंकि अब जीएसटी कलेक्ट करके खुद ही भरना पड़ेगा, नहीं तो रिवर्स चार्ज लगता तो अच्छा था ना। इसीलिए तो सरकार की ज्यादातर सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज है कि सामने वाले को भरना है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? दिस इज एन इंडिकेशन अबाउट द फ्यूचर। आने वाले समय में रेलवेज धीरे धीरे प्राइवेटाइज होता चला जाएगा।
1/4 तो हो ही चुका है, धीरे धीरे और होगा। एंड देयर बाई सरकार तैयारी कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को तो हम अब फॉरवर्ड चार्ज में रखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे तो हम ही खाली नहीं होंगे, प्राइवेट बॉडीज भी होगी। एंड देयर बाई हम अभी से उसको फॉरवर्ड चार्ज में लाना चाहते हैं। ये वन ऑफ द रीजंस है कि क्यों ऐसा किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे एक इंपैक्ट क्या हो गया? पहले अगर आपको बोला जाता था प्री अमेंडमेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो आप क्या कहते हैं? टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब आप क्या बोलोगे? टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये फर्क पड़ा है। तो आपको कहा जाए प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म किसी को भाड़े पे दिया है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई भाई, जगह एडवर्टीजमेंट करने के लिए या व्हाटएवर, तो वो पहले आप कहते थे टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज होगा अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, अब आप कहोगे वो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज होगा। तो आप सिंपल रखें, देखें एकदम सिंपल रखें, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सिंपल भारत रेल। अगर वो एग्जेम्प्ट है ओके, बट अगर वो टैक्सेबल है यानी एग्जेम्पशन में कहीं कवर नहीं हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज है। सिंपल, रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, वो सब कुछ फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, कुछ भी लिखा हो अगर वो टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में ही जाएगा। यही इसका इंपैक्ट हमारा क्रिएट होता है, जिसके साथ हमने चार्ज ऑफ जीएसटी के जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स थे वो सारे कवर कर लिए। 3 अमेंडमेंट्स कवर किए, अगर हम ब्रीफ में उसको डिस्कस कर ले तो कॉम्पोजिशन स्कीम में सेक्शन नंबर 10 में इनएलिजिबिलिटी में एक पॉइंट हटा दिया है, मतलब आप अब ईसीओ जो टीसीएस कलेक्ट करता है उसके थ्रू गुड्स सप्लाई करेंगे तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, एक सर्कुलर आया कि जो टैक्सेबिलिटी होती है डायरेक्टर के केस में रिवर्स चार्ज में, वो अगर उसकी पर्सनल कैपेसिटी में प्रोवाइड की गई सर्विस है तो फॉरवर्ड चार्ज में ही कवर किया जाएगा, अनटिल अनलेस किसी और एंट्री में वो रिवर्स चार्ज में कवर ना हो जाए। एंड तीसरा जो हमारा ये वाला पॉइंट है, दैट इज रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को इन्होंने क्लियरली एक्सक्लूड कर दिया यहां से पूरी तरह से, यानी इसको ऐसा मान लो इसे सरकारी नहीं है और इसको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर डाल दिया। अगर टैक्सेबल है तो एग्जेम्प्ट ही हो गया, जो आप एग्जेम्पशन में पढ़ते हैं तो बात ही खत्म हो गई, नहीं तो उसे रिवर्स चार्ज में कवर कर लिया जाएगा। तो दैट्स इट, ये हमारे सारे के सारे चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर के अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे चेंजेस हुए हैं आईजीएसटी एक्ट के अंदर। आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, उस प्लेस ऑफ सप्लाई में कई जगहों पे छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं एंड एक ऑल टुगेदर नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 10 में भी अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन नंबर 12 में भी एक सबसेक्शन में प्रोविजो डिलीट किया गया है एंड सेक्शन 13 के अंदर भी एक सबसेक्शन को डिलीट कर दिया गया है एंड एक ऑल टुगेदर नया सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 14A। हाँ जी, OIDAR का सेक्शन 14 आप पढ़ते हैं, उसके पीछे एक 14A नया सेक्शन डाला गया है ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए जो इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके रिलेटेड हमने कहा था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के रिलेटेड कई जगहों पे अलग अलग चैप्टर्स में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 का पहले आपको थोड़ा सा वापस रिव्यू दे दूं कि सेक्शन 10 में आप क्या पढ़ते हैं। अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हुए हैं तो उन सिचुएशंस की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आप सेक्शन 10 में 5 क्लॉजेस पढ़ते आए हैं, जिसके अंदर क्लॉज ए और क्लॉज बी में मूवमेंट होता है, क्लॉज सी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्लॉज डी में असेंबली होती है किसी जगह पे एंड क्लॉज ई में गुड्स सप्लाई किए जाते हैं ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेयंस। ये पांचों क्लॉज वैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक ऑल टुगेदर नया क्लॉज ऐड किया गया है, क्लॉज सीए। तो मतलब ए बी सी डी ई में सी के बाद सीए ऐड किया गया है। सी के बाद ही क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि ये जो नया क्लॉज ऐड किया गया है जिसमें हमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालनी सीखनी है, उस क्लॉज में लिखा है कि ये ओवरराइड करता है क्लॉज ए और क्लॉज सी को, इसीलिए सीए ऐड किया गया है। यानी अगर सीए की बातें पूरी हो गई तो ए और सी लागू नहीं किया जाएगा और जो सीए में लिखा होगा वही सत्य होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। आपको सबसे पहले सीए समझने के लिए इसका वाई समझना होगा, देन इसका व्हाट बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, अपने आप याद भी हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा अगर आप इसका वाई समझ लेंगे। क्लॉज सीए लाने के पीछे एक बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी अक्रॉस अवर कंट्री।
जिसको सॉल्व करने के लिए ये लाए हैं। आप जानते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक, क्रेडिट का फ्लो ना टूटे, और दूसरा, अल्टीमेटली जो जीएसटी है वो उस स्टेट गवर्नमेंट को ही मिले जिस स्टेट में फाइनली उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया गया है। दैट इज अवर एजेंडा। इन दोनों एजेंडास को हम हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसी लॉजिक से हमने पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ा होता है। अब एक सिचुएशन कई समय से डिबेट की जा रही थी कि सिचुएशन का कुछ निवारण करना होगा। ऐसा कई बार होता है कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रहता किसी और स्टेट में है पर सामान किसी और स्टेट से खरीद के ले आता है, एंड जब वो किसी और स्टेट से सामान खरीद के लाता है तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो जब किसी और स्टेट में जाके कुछ खरीदता है तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई वही लोकेशन हो जाती है जहां वो खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुजरात में रहता हूं और मुझे पता चला हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां सस्ती मिलती है। सबसे सस्ती गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में मिलती है क्योंकि स्टेट के चार्जेस, रोड टैक्सेस, कुछ जो लीवीज होते हैं आरटीओ के, वो वेरी कर जाते हैं स्टेट टू स्टेट। तो गुजरात आरटीओ के मुकाबले हिमाचल प्रदेश के आरटीओ में गाड़ी सस्ती मिल रही है। तो मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी। मुझे लगा कि गुजरात से खरीदूंगा तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्यों ना हिमाचल प्रदेश से खरीद लें। मुझे मेरे पर्सनल पर्पस के लिए ही चाहिए थी। मैं उसे कोई बिजनेस में नहीं दिखाने वाला हूं या उसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेने वाला हूं। मुझे मेरे पर्सनल पर्पस के लिए ही चाहिए। तो मैं हिमाचल प्रदेश गया और हिमाचल प्रदेश में जाके मैंने वो गाड़ी खरीद ली ताकि मुझे सस्ता पड़े। अब जब मैं हिमाचल प्रदेश में जाके वो गाड़ी खरीदूंगा सीधे शोरूम से, एक्स शोरूम, सीधे वहीं जाके ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन करूंगा, तो आप जानते हैं क्लॉज सी लग जाएगा, क्योंकि क्लॉज सी एक्स फैक्ट्री सेल कवर करता है, एक्स शोरूम सेल कवर करता है, विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। और इससे होगा क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर हिमाचल प्रदेश है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हिमाचल प्रदेश आ गई, और उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी हिमाचल प्रदेश का लग जाएगा, एंड जो रेवेन्यू का फ्लो है वो अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जबकि मैं तो वो गाड़ी वहां से खरीदने के बाद उसे गुजरात में ले आऊंगा, और एक्चुअली मैं उस गाड़ी को यूज गुजरात में कर रहा हूं ना, उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन तो गुजरात में किया जा रहा है, लेकिन गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। एंड दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, क्योंकि हम जीएसटी का आधार इस बेसिस पे लाए थे कि सब कुछ उस स्टेट को मिलना चाहिए जिस स्टेट में फाइनली गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे। एंड देयरबाय इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई सुधारने के लिए क्लॉज सीए डाला गया। और आप सोचोगे ना ठीक से, तो आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम दिखाई देगी। मैंने आपको गाड़ी खरीदने का एक एग्जांपल ले लिया। मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठे बैठे कोई सामान मंगाता हूं। समझो मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मैं महाराष्ट्र में कोई सामान खरीदता हूं, लेकिन मैंने खरीदा अपने लिए नहीं है, मैंने अपने सिस्टर या ब्रदर के लिए खरीदा है जो गुजरात में रहते हैं, और मैं यहां से खरीदने के बाद वहां पहुंचा दूंगा। इस तरीके से गुड्स तो कंज्यूम अल्टीमेटली गुजरात में होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में खरीदा, उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र आ जाएगा, और उस पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लग जाएगा, जबकि उस पे आईजीएसटी लगना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूम तो वो किसी और स्टेट में हो रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट का आना चाहिए। एंड ऐसी सिचुएशंस हमें रेगुलरली बहुत सारी चीजों में दिखाई देगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही क्लॉज सीए आया, और क्लॉज सीए ने क्या बोल दिया कि हम ओवरराइड करते हैं क्लॉज ए और क्लॉज सी को, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे ऐसी सिचुएशंस में जब गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वो है किसी और स्टेट का, और वो खरीद किसी और स्टेट में रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो खरीद रहा होगा, तब वो सप्लायर को अपने उस स्टेट का एड्रेस बताएगा जिस स्टेट में वो अल्टीमेटली उसे कंज्यूम करने वाला है, एंड सप्लायर उसी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई लेगा, एंड इस तरीके से फिर उसे इंटर है या इंट्रा डिटरमाइन किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आती है। आपको लॉजिकली तो समझ में आ गया होना चाहिए क्लॉज सीए क्यों बनाया है। एक बार के लिए रीड भी कर लेते हैं इसका लॉजिक क्या है। देखिए क्या लिखा है, देयर आर केसेस वेयर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेजेस गुड्स ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड thereafter transports the goods to another state, generally the state where he resides। जैसे मैं ऐसा बहुत करता था एक समय पे, जब मैं जॉब करता था बॉम्बे में, तो मैं सूरत रेगुलरली अपने घर आता था, तो मैं बहुत सारी चीजें बॉम्बे से खरीदता था, लेकिन अल्टीमेटली उसे कंज्यूम अपने सूरत वाले घर के लिए ही करता था। एंड इस तरीके से ऐसी सिचुएशन कई बार उत्पन्न होती थी। फॉर इंस्टेंस, माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट who come to state for work or tourism and purchase goods in that state to take it to their respective state। Similarly in automobile sector, जो एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया,
residents may travel to another state to purchase vehicle from that state to take advantage of lower registration charges and road tax which varies from state to state and thereafter take the vehicle to their state. ये प्रॉब्लम थी, तो इसमें क्लॉज ए और क्लॉज सी जो लग रहा था उसे ओवरकम करने के लिए क्लॉज सी ए बनाया गया. Where the supply of goods is made to a person other than registered person, यानी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए. पहली बात, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. The place of supply shall not withstanding anything contrary contained in clause A or clause C of section 10. ओवरराइड हो गए, उनको ओवरराइड कर दिया. Be the location as per the address of the said person recorded in the invoice issued in respect of the said supply. जो इनवॉइस में आपका एड्रेस लिखा होगा, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, वही प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा. बट अगर समझो आपने कोई एड्रेस दिया ही नहीं, इनवॉइस में आपका कोई एड्रेस रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, तब क्या करेंगे? तो बोल दिया फिर तो देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही लेना पड़ेगा. तब तो कोई चॉइस नहीं है. हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी इसे सुधारने की, हमने सुधार दी ताकि रेवेन्यूज कंज्यूमिंग स्टेट में फ्लो हो. बट अगर एड्रेस ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते. एंड इस तरीके से दो सिचुएशंस बन गई. When the address of unregistered person is recorded, the place of supply is the location as per the address of the unregistered person recorded in the invoice. यानी मैं महाराष्ट्र गया, मैं गुजरात रहता हूं, महाराष्ट्र में मैंने कोई सामान खरीदा, तो जब मैं सामान खरीद रहा हूंगा तो उस टाइम पे अगर इनवॉइस में मैंने गुजरात का एड्रेस बता दिया तो गुजरात का जो एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा. एंड दूसरा, अगर मैंने कोई एड्रेस नहीं बताया, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो मैं महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र का जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. दैट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर. जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और दिया गया. सिंपली मेंशनिंग द स्टेट ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट एड्रेस वुड बी सफिशिएंट. जैसे मैं गुजरात में सूरत में रहता हूं और मैं मुंबई गया और मैंने मुंबई से कोई सामान खरीदा, तो जब मैंने वहां पर अपना एड्रेस बताया तो गुजरात का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताया, खाली इतना बोल दिया गुजरात, और इनवॉइस पे खाली गुजरात लिख दिया गया. दैट इज सफिशिएंट. एड्रेस का मतलब यहां एग्जैक्ट एड्रेस होना जरूरी नहीं है, खाली गुजरात भी होगा तो काम हो गया. अब प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात ले लिया जाएगा. ये लॉजिकल है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें स्टेट से मतलब है ना, आपकी सिटी या आपके एक्चुअल एड्रेस से तो मतलब नहीं है ना. हमें तो सिर्फ कंज्यूमिंग स्टेट का जानकारी चाहिए था, इसीलिए तो हमने प्रोविजन बनाया था. ये बात 10 क्लॉज सीए आपका कवर हो गया. दैट्स इट. छोटी सी बात है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर क्योंकि चेंज हुआ है आपको इसका पूरा अपडेट होना चाहिए. यानी अब आपको पूछा जाए गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के 6 क्लॉजेज हैं. क्लॉज ए मूवमेंट हो रही है, 2 पार्टी इन्वॉल्व है. क्लॉज बी मूवमेंट हो रही है, 3 पार्टी इन्वॉल्व है. क्लॉज सी मूवमेंट ही नहीं हो रही. क्लॉज सी ए या सी वाले केसेस हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को किए गए हैं और किसी और स्टेट से जाके आप खरीद रहे हो अपने स्टेट के लिए, तो उस केस में क्लॉज सी ए ओवरराइड कर देगा. क्लॉज डी, आप असेंबली या फिर किसी भी तरीके की जगह पे इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. एंड क्लॉज ई, जब आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेयंस. तो ये सिचुएशंस हमारी सेक्शन 10 की सारी कवर हो जाती है. एक बार के लिए हमने समराइज भी कर लिया. नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 के अंदर कवर किया गया है. 12 सबसेक्शन 8 पहले तो रिवाइज कर लो. 12 सबसेक्शन 8 के अंदर क्या प्रोवाइड किया हुआ है? 12 सबसेक्शन 8 आप जानते हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो तभी आप पढ़ रहे हो जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में हैं, दोनों इंडिया में हैं, सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी, तभी आप सेक्शन 12 पढ़ते हो. जिसमें 12 सबसेक्शन 8 किसकी बात करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हुए हैं, चाहे मेल और कुरियर से भी हुए हैं तो भी उन्हें कवर किया जाता है. अगर वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को हुए हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है. बट अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुए हैं तो जहां पे गुड्स हैंडओवर किए गए होंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा. तो समझो एक सप्लायर है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सूरत में लोकेटेड है तो दैट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर. मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूं और मैं उसके थ्रू कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करा रहा हूं, तो क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो महाराष्ट्र मुंबई आ जाएगा आपका. लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो जहां पर भी मैं उस सूरत के सप्लायर को गुड्स हैंडओवर करूंगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो समझो मैंने उसे हैंडओवर भी सूरत में ही किया क्योंकि मैं रजिस्टर्ड तो हूं नहीं, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? सूरत. तो लोकेशन भी सूरत हो गई और प्लेस ऑफ सप्लाई भी सूरत हो गई. ये बात आप जानते हैं, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराया. एंड देन आपने क्या पढ़ा होता है? एक प्रोविजो. वो प्रोविजो में क्या बोला होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर आ रहा है ना तो ऊपर वाली दोनों बातें भूल जाओ. आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
अगर इट इज आउटसाइड इंडिया, द ट्रांसपोर्टेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया, कि इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डेस्टिनेशन होगा। तो अगर सूरत से सामान भेजा जा रहा है लंदन, तो आउटसाइड इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ये आप जानते थे, ये आप पढ़ते थे। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्या किया है? अमेंडमेंट बड़ा सिंपल सा है, ये प्रोविजो उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, इसे उड़ा दिया। यानी कि अब प्रोविजन पे फर्क ही नहीं पड़ता कि जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, इररिलेवेंट। आपको खाली इतना देखना है कि जो रेसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका जो लोकेशन है रेसिपिएंट का वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में जहां गुड्स हैंड ओवर किए गए वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। दैट्स इट। गुड्स इंडिया के बाहर जाएं, इंडिया में रहें, इट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करने वाला है। तो 12 सबसेक्शन 8 के अंदर ये प्रोविजो ओमिट कर दिया गया है। वेरी सिंपल। अब जैसे ही 12 सबसेक्शन 8 के अंदर ये काम किया गया, आपके मन में डाउट आएगा, सर सेक्शन 13 में भी तो ऐसा प्रोविजन है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, और सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 तब पढ़ते हो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट में से किसी एक की लोकेशन इंडिया में हो और एक की बाहर हो, और वहां भी तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात की जाती है 13 सबसेक्शन 9 में। वहां भी चेंज हुआ है क्या? हां जी, वहां भी चेंज हुआ है। और वहां भी चेंज क्या हुआ है? 13 सबसेक्शन 9 उड़ा दिया, ओमिट कर दिया, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। तो आपने 13 सबसेक्शन 9 में पढ़ा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हुआ, मेल और कुरियर नहीं है। मेल और कुरियर है तो पहले से 13 सबसेक्शन 2 ही लगता है, मेल और कुरियर नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हुआ तो आप 13 सबसेक्शन 9 में कहते थे कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम 13(9) में जो प्लेस ऑफ सप्लाई कह रहे हैं वही लगाई जाएगी, विच इज द डेस्टिनेशन। लेकिन अब 13 सबसेक्शन 9 ही डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब अगर 13(9) जैसा कोई सेक्शन ही नहीं है तो वो केस किस में चला जाएगा? 13 सबसेक्शन 2 में चला जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। मतलब मेल और कुरियर तो पहले से ही 13(2) में जाता था, जो हमारा थंब रूल है कि भाई लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, बट अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, यही पढ़ते हैं हम 13 सबसेक्शन 2 में। तो मेल और कुरियर तो पहले से ही वहां था, और मेल और कुरियर के अलावा बाकी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स था वो 13(9) में था। लेकिन अब 13(9) है ही नहीं, यानी वो भी 13(2) में चला जाएगा। तो मेल और कुरियर तो 13(2) में पहले से था, और अदर देन मेल और कुरियर भी 13(2) के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। तो आपको वही बात लिख के दी हुई है, नाउ इट विल बी डिटरमाइंड बाय द डिफॉल्ट रूल अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। यानी कि जब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। एंड जो बाय मेल और कुरियर है इट विल कंटिन्यू एज पर 13(2). उसमें तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो पहले से 13 सबसेक्शन 2 के अंदर ही कवर किया जा रहा है। इस चीज को लेके कुछ लोगों के मन में डाउट्स आए, एंड डाउट्स आ जाने की वजह से गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सर्कुलर भी निकाला, और सर्कुलर निकाल के क्लियर कर दिया कि अरे बच्चों, जब 13 सबसेक्शन 9 डिलीट हो गया है तो इसका मतलब यह है कि उसका आंसर 13 सबसेक्शन 2 में निकलेगा। जो सर्कुलर नहीं भी आता तो आप इतने समझदार हैं, आपकी इतनी लर्निंग्स है कि आपको यह बात पता है कि कोई चीज अगर 13 सबसेक्शन 3 से लेके 13 सबसेक्शन 13 में कवर नहीं होती है तो वो 13 सबसेक्शन 2 में ही जाता है। तो इसका सर्कुलर निकाला गवर्नमेंट ने जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन पर्पस, लेकिन हम तो ये बात ऑटोमेटिकली समझ गए थे। दैट्स इट। सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के जो दोनों रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। तो 12 सबसेक्शन 8 में प्रोविजो डिलीट हो गया है, एंड 13 सबसेक्शन 9 पूरा ही डिलीट हो गया है। तो 12 सबसेक्शन 8 में प्रोविजो डिलीट हो जाने से 12(8) की बातें ही वैलिड रहेगी, 12(2) पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 13 सबसेक्शन 9 डिलीट हो जाने से अब आपको 13 सबसेक्शन 2 के तहत प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। ये हमारे दो अमेंडमेंट्स सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के हो गए। देन एक और सर्कुलर आया है, सेपरेट सर्कुलर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली बात कंप्लीट हो गई, और वो सर्कुलर ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं विथ रिगार्ड टू एडवर्टाइजिंग सेक्टर। एडवर्टाइजिंग सेक्टर के रिलेटेड कुछ सर्कुलर इशू किया गया है, और सर्कुलर हमें समझने की जरूरत है। वैसे तो लॉजिक पे ही चलता है, अगर लॉजिक्स की क्लैरिटी है तो हमें अपने आप ही सर्कुलर इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना क्या दिया है, दो इश्यूज हैं और उन दोनों इश्यूज पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है। सुनना क्या लिखा है। एडवर्टाइजिंग कंपनीज आर ऑफन इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग स्पेस ऑन होर्डिंग्स,
billboards erected and mounted on buildings, lands in different sites from various suppliers, जिन्हें हम vendors कह रहे हैं, for providing advertisement services to its corporate clients. तो समझो मैं एक एडवर्टीजमेंट कंपनी हूं, मैं जगह ढूंढता रहता हूं कि कौन सी अच्छी लोकेशन मिल जाए, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी लोकेशन पे उनकी एडवर्टीजमेंट क्रिएट करके देना। तो मेरे क्लाइंट्स को मैं प्रोफेशनल सर्विस यही प्रोवाइड करता हूं कि अच्छी अच्छी सी बिल्डिंग, साइट और लोकेशन पे आपका होर्डिंग लगवा दूंगा मैं। सो देयर में बी वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट्स बिटवीन द एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड इट्स वेंडर। यहां किसके बीच में बात हो रही है? एडवर्टाइजिंग कंपनी और वेंडर। वेंडर कौन है? जिसकी वो जगह है। तो समझो एक पर्सन है, उसकी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पे एक अच्छी लोकेशन है, तो उसको हम वेंडर बोल रहे हैं जिसकी वो लोकेशन है। और मैं एडवर्टीजमेंट कंपनी हूं जो उस वेंडर के पास गया है वो लोकेशन का हक मांगने या वो लोकेशन खरीदने, ईदर द सेल ऑफ दैट स्पेस और द राइट टू यूज दैट स्पेस। एक बार मुझे वो जगह मिल गई तो अब मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलूंगा कि वो जगह पे मेरा हक है, आप बताओ वहां एडवर्टीजमेंट लगाना है तो आपसे इतना चार्ज लेके मैं एडवर्टीजमेंट लगा दूंगा। तो आप समझना यहां ट्रांजैक्शन किसकी बात की जा रही है? वेंडर जिसकी जगह है और एडवर्टीजमेंट कंपनी जो वो जगह हथियाना चाहती है। देयर में बी अ केस वेयर देयर इज अ सेल ऑफ स्पेस और सेल ऑफ राइट टू यूज। दो बातें यहां ध्यान रखना, वो जो बिल्डिंग वाली जगह है या तो वही पूरी की पूरी खरीद ली स्पेस, या उस स्पेस को यूज करने का हक, तो बिल्डिंग पे वो जो लोकेशन है वो मैंने खरीद लिया, या फिर उस बिल्डिंग पे वो लोकेशन को इस्तेमाल करने का हक खरीद लिया हमने। ऑन द होर्डिंग या स्ट्रक्चर दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द वेंडर टू द क्लाइंट या एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट। कई बार डायरेक्टली क्लाइंट ही चला जाता है वेंडर के पास, बीच में एडवर्टीजमेंट कंपनी होती ही नहीं है, एजेंट होता ही नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कंपनी तो एजेंट हो गया ना। तो कई बार क्लाइंट सीधे चला जाएगा वेंडर के पास या एडवर्टीजमेंट कंपनी जाएगी वेंडर के पास। दोनों में से कोई भी सिचुएशन है फॉर सेल ऑफ स्पेस या सप्लाई ऑफ राइट टू यूज द स्पेस ऑन द सेड होर्डिंग और स्ट्रक्चर। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? ये पूछ रहे हैं ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मानी जाएगी। तो आप सर्कुलर छोड़ो ना यार, आप लॉजिक लगाओ। अगर लॉजिक लगाओगे तो अपने आप आंसर बता दोगे। समझो लोकेशन और सप्लायर दोनों इंडिया वाले हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया है, तो सेक्शन 12 पढ़ोगे। 12 सबसेक्शन 2 थंब रूल होता है, रजिस्टर्ड है तो क्या, अनरजिस्टर्ड है तो क्या। और अगर 12 सबसेक्शन 3 से लेकर 12 सबसेक्शन 14 में कवर हो गया तो 12(2) नहीं लगता, यानी कि पहले आपको 12(3) से लेकर 12(14) पढ़ना होता है। अब आप याद करो ना, 12(3) से लेकर 12(14) में कहीं आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई बात की है? की है ना सर, 12 सबसेक्शन 3 में ही की है। 12 सबसेक्शन 3 में बात ही यही की है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का हक अगर आप किसी से लेते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन बन जाती है। 12 सबसेक्शन 3 में पढ़ाया यही जाता है, एंड यही बात इन्होंने क्लैरिफिकेशन में लिख दी है। द होर्डिंग और स्ट्रक्चर शुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल स्ट्रक्चर। Further, the supply provided by way of sale of space to use an immovable property shall be governed by 12(13)(a). Therefore, the place of supply by way of supply of sale of space on the hoarding or the grant for right to use, दोनों बातें, space sale कर दी या space इस्तेमाल करने का हक sale कर दिया, would be the location where such hoarding or structure is located। यानी उसका आंसर 12 सबसेक्शन 3 से location of immovable property place of supply हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ध्यान में रखना, मैं पब्लिसिटी कंपनी हूं, पब्लिसिटी कंपनी वेंडर के पास गई और वो स्पेस खरीद ली या स्पेस को इस्तेमाल करने का हक खरीद लिया, या फिर सीधे क्लाइंट वेंडर के पास गया, पब्लिसिटी कंपनी बीच में है ही नहीं, तो भी जो सेल ऑफ स्पेस हुआ है या सेल ऑफ राइट टू यूज दैट स्पेस हुआ है, वो दोनों केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ दैट होर्डिंग, लोकेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया जाएगा। पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा, there may be another case where the advertising company wants to display its advertisement at a specific location availing the services of a vendor. The responsibility of arranging the billboard lies with the vendor, who may himself own such structure or may be taking it on rent or right to use basis from another person. The vendor is responsible for the display of the advertisement company at the said location. अब कहानी बदल गई है। अब क्या हो रहा है? अब मैंने वो स्पेस नहीं खरीदी है, ना मैंने राइट टू यूज उस स्पेस की खरीदी है, मैंने तो खाली क्या बोला है,
भाई ये एडवर्टीजमेंट या लगाना है, या तो मेरा है या किसी और का है, किसी का भी हो, तुझे क्या, मुझे ये लगवाना है, बता क्या करना है, तेरी सारी जिम्मेदारी है। यानी एक तरह से वो वेंडर खुद बोल रहा है मैं खुद ही ये सप्लाई करूंगा, यानी मैंने जगह देके फ्री नहीं हो गया वेंडर, वेंडर बोल रहा है मैं खुद ही आपका एडवर्टीजमेंट लगवाऊंगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। यानी एक तरह से वो जो वेंडर है वो खुद एडवर्टीजमेंट का काम कर रहा है। एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो। तो पूछा जा रहा है ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टीजमेंट वेंडर इज इन पोजेशन ऑफ द होर्डिंग स्ट्रक्चर। वेंडर ने उसे बेचा नहीं है, वो उसके पास ही है, वही उसे मैनेज करता है ऑन विच द एडवर्टीजमेंट इज डिस्प्लेड एंड द एडवर्टीजमेंट कंपनी इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस। हमने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया, हमने तो एक एडवर्टीजमेंट 15 दिन लगाने को दिया है, दैट्स इट। फिर कोई और लगवाएगा क्योंकि हमने जगह तो नहीं ले ली है। What will be the place of supply of such services? पूछा है तब क्या होगा। तो अब आप सोचो, क्या ये 12 सबसेक्शन 3 के अंदर कवर किया जाएगा? क्या आपने अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट टू यूज लिया है? ना जी। क्या आपने स्पेस खरीद ली है? ना जी। यानी ये 12 सबसेक्शन 3 में नहीं आएगा। और अगर ये 12 सबसेक्शन 3 में नहीं आएगा तो ये किस में चला जाएगा? 12 सबसेक्शन 2 में चला जाएगा। इसे क्लैरिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने कि देखो भाई, अगर एडवर्टीजमेंट कंपनी या क्लाइंट वेंडर के पास जाती है और वेंडर से जगह ही ले लेती है या राइट टू यूज दैट जगह ले लेती है और बोलती है अभी तू जा, अब मैं देख लूंगा, तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तूने जगह दी ना, फ्री हो गया तू, तो वो 12(3) में कवर होगा। और अगर हम उसके पास गए और उसने वेंडर ने बोला जगह नहीं दूंगा, एडवर्टीजमेंट लगाना है ना, मैं लगवा दूंगा, बता कितने पैसे देगा, यानी कि उसने जगह नहीं दी, खाली एडवर्टीजमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उस केस में वो 12(3) में नहीं जाएगा, 12(2) में जाएगा। दैट्स इट, हो गया। ये दो क्लैरिफिकेशंस हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड आए जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाता है सेक्शन 14A। हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में यानी आईजीएसटी एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन डाला गया है। नया सेक्शन डाला गया है फॉर व्हाट? स्पेशल प्रोविजन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग बाय अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन इन इंडिया। ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये टैक्सेबल होता है क्योंकि एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है और वो प्रोवाइड कर रहा है कोई पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन इन इंडिया। क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन तो बाहर के कितने प्लेटफॉर्म्स है और वो बाहर के प्लेटफॉर्म पे हम यहां बैठे बैठे गेम्स खेल सकते हैं ना, मनी गेम्स, खेलो रमी, ये सब बाहर के प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो सवाल उठा कि ये बाहर के प्लेटफॉर्म्स जब इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनके ऊपर जीएसटी का क्या? तो पहली बात तो टैक्सेबल होगा, आईजीएसटी लगेगा। तो उस केस में टैक्सेबल कैसे करें? रिवर्स चार्ज लगाएं, फॉरवर्ड चार्ज लगाएं, क्या करें? तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पढ़ाने से पहले अगर आपको OIDAR आता है ना, तो आपको ये आता है, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, लेक्चर सुनना बंद कर दोगे ना तो भी काम हो गया। खाली इतना समझो, OIDAR कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट किस हद तक? सेक्शन नंबर 24 ऑफ CGST एक्ट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा होता है ना, OIDAR लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, इनके लिए भी वहां डाला गया है। वो बात मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वापस कवर करूंगा, जब उसके अमेंडमेंट्स पे हम पहुंचेंगे तब वहां आएगा, बट अभी सिर्फ बता रहा हूं कि OIDAR को जैसे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है इंडिया में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, नहीं तो उसकी साइट ब्लॉक कर देंगे, वैसे ही ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यह बात सेक्शन 24 में डाल दी गई है। और यह डालने के बाद इन्हें क्या बोला गया है कि भाई साहब, अगर आप इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, आइडियली तो गुड्स बोलना चाहिए क्योंकि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, गुड्स, अगर आप ये प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, तो आपको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेके इसके ऊपर आईजीएसटी भरना पड़ेगा, जिसके लिए एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और इस पे जो जीएसटी आता है 28%, वो आप हमें भरिए। यानी कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। हम हमारे यहां खेलने वाले हर छोटे आदमी को टैक्सेबिलिटी के अंदर लाके जीएसटी पे करने को नहीं बोल सकते, आप ही पे करिए। जैसे OIDAR में भी हम यही कहते थे, आप ही पे करिए, यहां आइए। और जैसे OIDAR के लिए सेक्शन 14 में पूरी बातें लिखी है, वैसे इनके लिए सेक्शन 14A बना दिया और वही सेम बातें कॉपी पेस्ट कर दी। और क्या बोल दिया, अगर ये काम नहीं किया ना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हमारे पास हथियार है कि तुम्हारा ऐप हमारे देश में बंद कर देंगे, चलने ही नहीं देंगे, सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बैठे रहना फिर। इस तरीके की पावर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शंस में दी हुई है। तो सबसे पहली बात, इनको सेक्शन 24 में क्या बोल दिया है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लो।
यह बात वापस भी आएगी बाद में। और अब इनका स्पेशल प्रोविजन बना के क्या कहा, कॉन्सिक्वेंट टू द ऑनलाइन मनी गेमिंग बिकमिंग टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3 जो आप पढ़ चुके हो, there was a need for special provision to be introduced for taxability by a person located outside the taxable territory to a person in India, providing for liability, single registration and power of the government for blocking of access to any information generated, resource used for online money gaming in case of failure to comply with the above provision। इसकी जरूरत थी, ये पहले मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं आप कि इसकी जरूरत थी, तो a section 14A has been introduced and 14A इंट्रोड्यूस करके क्या बोल दिया है, भाई तुम लोग को है ना IGST भरना पड़ेगा ऐसी सप्लाई पे, और उसके लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है एज पर द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, वही OIDAR वाली सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। हाउएवर एनी पर्सन located in the taxable territory representing such supplier shall get registered and pay IGST on behalf of supplier। अगर यहां पे आपको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन को रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए और उसे IGST भर देना चाहिए, क्योंकि आपको यहां रिप्रेजेंट करने वाला कोई है। पर आपने कहा नहीं सर, ना हमारा फिजिकल प्रेजेंस है और ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर हम कहेंगे तो यहां किसी पर्सन को अपॉइंट करो जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसका गला पकड़ के हम पैसा निकाल सकते हैं कि बेटा पैसा दे, तो यहां किसी को अपॉइंट करो। आप OIDAR याद है तो आपको लग रहा होगा सर ये सेम बात हमने ECO में भी पढ़ी है, OIDAR में भी पढ़ी है और अब यहां भी पढ़ रहे हैं। सेम बात आपने 9 सबसेक्शन 5 ECO में भी पढ़ी होती है ना, कि ECO अगर बाहर का है तो उसे यहां, अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी नहीं है तो किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आपने इनमें से किसी बात को फेल कर दिया तो क्या करेंगे आपके साथ, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमने वहां बनाया हुआ है, अब वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, उसे ध्यान में रखते हुए आपका सब कुछ ब्लॉक कर देंगे। फिर बैठे रहना, सर्विस ही नहीं दे पाओगे तब याद करना हमें, अपने आप GST भरने आओगे तुम, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है ना, क्या है सर्वर खींच देना है, खत्म हो गई बात, अपने आप ही सारा फायरवॉल लग के एक्सेस रुक जाएगा। वो सारी काम तो बहुत आसानी से हमारा नेशनल डेटा सेंटर, भारत का जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं, वो आराम से देख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ जानकारी हो गया, इसमें एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा। एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ खास मुश्किल है ही नहीं, आपको समझ आ गई होनी चाहिए बात सेक्शन 14A में क्या डाला गया है, जिसके साथ हमारे IGST एक्ट के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड जितनी चेंजेस किए गए थे, क्विकली अगर हम रिव्यू कर लें एक बार, तो सेक्शन 10 में क्लॉज CA डाला गया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा रहा है तो क्लॉज A और क्लॉज C ओवरराइड हो जाएगा, एंड जो एड्रेस है वो आपके स्टेट का, जो भी आपका स्टेट होगा वो डाला जाएगा, एड्रेस नहीं होगा तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लिया जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 में जो प्रोविजो था वो डिलीट कर दिया गया है, और अब 12(8) में डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर हो या इंडिया में हो फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड है या नहीं उसके बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। 13 सबसेक्शन 9 डिलीट कर दिया, वो है ही नहीं अब, तो 13 सबसेक्शन 2 के तहत ही निकाला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चाहे वो कैसे भी हो, मेल हो, कुरियर हो या एनी अदर मोड हो। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 12 सबसेक्शन 2 के रिलेटेड सर्कुलर एडवर्टीजमेंट का, अगर स्पेस ही बेच दी या स्पेस का राइट टू यूज ही बेच दिया वेंडर ने, तो 12 सबसेक्शन 3 प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेगा। लेकिन अगर स्पेस नहीं बेची है, उस पे कंट्रोल वेंडर का ही है, वेंडर फिर भी आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, तो वो 12 सबसेक्शन 2 के थंब रूल में कवर कर लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सेक्शन 14A नया सेक्शन ऐड कर दिया, ऑनलाइन मनी गेमिंग जो इंडिया के बाहर से बैठ के इंडिया के पर्संस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, IGST भरना है, खुद के फिजिकल प्रेजेंस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भराना है, नहीं है तो किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, नहीं तो फिर हम सारा इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर देंगे, एक्सेस टू पब्लिक हम ब्लॉक कर देंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं। दैट्स इट, ये हमारे सारे प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स पूरे हो जाते हैं। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, एग्जेम्पशंस फ्रॉम GST। जनरली एग्जेम्पशन के चैप्टर में हैबिचुअली ये देखने मिलता है बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन, इस बार ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं और वो भी तुरंत खत्म हो जाएंगे, इतने मटेरियल चेंजेस भी नहीं है। सेक्शन नंबर 11 के थ्रू सरकार को ये पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है कि कौन से सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, एंड देयर बाय हम नोटिफिकेशन 12/2017 जो पढ़ते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं।
पहला चेंज कहां किया गया है, आप एक एंट्री नंबर 19C पढ़ते थे जिसमें लिखा होता था सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज अगर ली है, जो किससे ली गई है, इसरो से, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड से या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, ये तीन से। अगर इन तीन ने सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ये बात आप पहले से जानते थे। अब इन्होंने क्या किया है, जो ये तीन नाम है वो डिलीट कर दिए, ये तीन नाम है डिलीट कर दिए। इसका गलत मतलब मत समझना, ये तीन नाम डिलीट कर दिए का मतलब ये हो गया सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज अब कोई भी प्रोवाइड करे एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी प्रोवाइड करे। मतलब ये तीन हटा देने का मतलब ये मत समझ लेना कि ये तीन टैक्सेबल हो गए। अरे ये तीन तो पहले भी एग्जेम्प्ट थे, ये तीन तो अभी भी एग्जेम्प्ट है, इन तीन के अलावा बाकी कोई और भी हुआ वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज लिखा है खाली, अब सप्लाइड बाय एनीवन इट इज एग्जेम्प्ट। तो अभी तो हम चांद पे पहुंचे हैं, मार्स पे पहुंचे हैं, अभी तो बहुत जगहों पे पहुंचना है, बहुत सारे हमारे स्पेस एम्बिशंस हैं, एंड उन स्पेस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए हम लॉ में उन चीजों पे जिसके थ्रू हम पहुंचते हैं उस पे जीएसटी थोड़ी लगाना चाहेंगे। इसीलिए कुछ समय पहले ये तीन डाले गए थे और अब हमने सारे सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप जब हेल्प करेंगे इसरो की कहीं भी सैटेलाइट लॉन्च करने में तो उसकी जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ये पहला चेंज हो गया आपका। दूसरा चेंज वैसे देखा जाए तो हमारा कवर हो ही चुका है। ये जो गवर्नमेंट वाली एंट्रीज होती है, यहां हर जगह जहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा था साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी लिख दिया है। मतलब क्या हो गया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हर सर्विस टैक्सेबल है एक्सेप्ट 1-2 जो हम पढ़ते हैं, 3-4 पॉइंट्स जो हम पढ़ते हैं, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की हर सर्विस टैक्सेबल है, हर सर्विस, कुछ भी एग्जाम नहीं किया जाएगा। इसीलिए हर जगह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डाल दिया गया है, हर जगह। तो आपको कुछ भी नया नहीं करना, आप खाली इतना बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर आपने कहीं और कोई एग्जेम्पशन नहीं पढ़ा तो वो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज है। कहीं और कोई एग्जेम्पशन नहीं पढ़ा तो और कहीं और क्या एग्जेम्पशन पढ़ते हो, स्लीपर कोच अगर है यानी एसी कोच या फिर फर्स्ट क्लास नहीं है तो एग्जेम्प्ट होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल में एक लिस्ट है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जो रजिस्टर्ड हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिजास्टर के विक्टिम वाले जो भी होते हैं वो सब एग्जेम्प्ट है, वो अभी भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा बाकी सब टैक्सेबल होगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एनीथिंग टू एनीवन अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये इतना ही है। और लास्ट अमेंडमेंट एग्जेम्पशन का एक नई एंट्री डाल दी गई है, एक नई एंट्री डाली है, कोई बहुत एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानकारी में रखो कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज प्रोवाइड की है, किसी ने भी की हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनीवन टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, क्या 5 चीजें, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो उसे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज होती है ये कई बार प्राइवेट एजेंसीज से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप वाटर सप्लाई करेंगे इस एरिया में, आप पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अवेयरनेस देंगे, सैनिटेशन की कंजर्वेंसी करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे या स्लम को इंप्रूव या अपग्रेड करेंगे। तो ऐसी सर्विसेज किसी से भी ली हो गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। यानी आप इसे डायग्राम के थ्रू देखें, अगर हम डायग्राम के थ्रू, तो आप कहोगे एनी पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी। सर्विसेज 5, जो ये 5 ऊपर है वो सिर्फ ध्यान में रखें, याद करने की जरूरत नहीं है, दिखेगा तो आप तुरंत एग्जाम कर ही देंगे उसे, उतना सा ही किया गया है। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 11 में इतने ही अमेंडमेंट्स हैं। इसके अलावा आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 6 में भी एक नोटिफिकेशन के पॉइंट में अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया है, पहले से आप इस एंट्री के बारे में जानते हैं कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, कोई पर्सन इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसी को पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे एग्जेम्प्ट किया जाता है इंडिया में। यानी कि अगर कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का सर्विस प्रोवाइडर है एंड टैक्सेबल टेरिटरी का सर्विस रेसिपिएंट है, तो अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है तो उसे एग्जेम्प्ट रखा जाता है। हालांकि इसके 2 एक्सेप्शन थे। एक एक्सेप्शन क्या था, ओआईडीएआर की सर्विस है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस
एंड रिट्रीवल सर्विस की सर्विस है, या फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में इंपोर्ट ओशियन फ्रेट, इंपोर्ट सी फ्रेट, तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये दो एक्सेप्शंस थे, ये दो एक्सेप्शंस को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। और आप ये भी जानते थे फिर कि ये जो ओशियन सी फ्रेट है, इंपोर्ट सी फ्रेट है, इसे टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में किया जाता था और इसको इंपोर्टर को टैक्स पे करना होता था। गवर्नमेंट ने ये एंट्री को यहां से डिलीट कर दिया। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया रिसीव बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन द एंट्री, इसको डिलीट कर दिया। अगर इसको डिलीट कर दिया, इसका मतलब अब ये आइटम भी क्या हो गया है, एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट हो गया है। समझना बात को, आप एग्जेम्पशन के एंट्री का एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, पहले लिखा था एग्जेम्पशन इनको नहीं लगेगा, अब बोला जा रहा है कि एग्जेम्पशन इनको लगेगा क्योंकि इनको यहां से डिलीट कर दिया, मतलब पहले ये टैक्सेबल थे और अब ये एग्जेम्प्ट हैं। तो रिवर्स चार्ज में भी तो पॉइंट डिलीट हो गया होगा, मतलब रिवर्स चार्ज का जो नोटिफिकेशन होता है आईजीएसटी का, वहां भी ये पॉइंट डिलीट कर दिया क्योंकि अब जब एग्जेम्प्ट ही है तो भाई साहब उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा के क्या करोगे आप, अब तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया ना वो। लेकिन अगर बिजनेस पर्पस के लिए हुआ ना तो टैक्सेबल है, ध्यान में रखना, क्योंकि हम यहां किनके लिए इसे एग्जेम्प्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इंडिविजुअल फॉर पर्पस अदर देन कॉमर्स इंडस्ट्री, या फिर बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज द चैरिटेबल एंड द रिलीजियस ट्रस्ट। यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का कोई पर्सन है, टैक्सेबल टेरिटरी में एक इंपोर्टर है, एंड ओशियन के रास्ते से फ्रेट चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स, तो ये ओशियन सी फ्रेट एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये टैक्सेबल से एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ चुका है। बस इतना ही है, पर ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर्सनल पर्पस वाले हैं, अगर बिजनेस पर्पस वाले हैं तो अभी भी टैक्सेबल होगा और रिवर्स चार्ज के अंदर ही उसे कवर कर लिया जाएगा, वो तो वैसे ही रहेगा। पर्सनल पर्पस के लिए है तो उसे एग्जेम किया जाएगा। समझना बात को, ये वाली बात बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। बेसिकली एक केस लॉ हुआ था मोहित मिनरल्स का, और उस केस लॉ के जजमेंट की वजह से ही अमेंडमेंट किया गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। मोहित मिनरल्स का एक केस लॉ था, उसके थ्रू ये एग्जीक्यूशन आया है जो चेंज किया गया है। ये हमारा आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 6 के थ्रू जो एग्जेम्पशन का डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है, जिसके साथ हमारे सारे एग्जेम्पशंस कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा बट बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, और इस चेंज को समझने के लिए अब हमारा कनेक्शन आता है जो हमने एकदम फर्स्ट चैप्टर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में देखा था। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल हो गए हैं, जिसमें 6 आइटम्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उन 6 आइटम्स के रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है जो हमें रीड करना है। समझना प्रॉब्लम क्या थी, फिर ही आपको यह सॉल्यूशन समझ में आएगा। आप जानते हैं एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना जाता है। अगर एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना जाता है और ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल किए हैं, तो ये टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स है। और अगर ये टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स है तो सेक्शन नंबर 12 पढ़ना पड़ेगा आपको सीजीएसटी एक्ट का, ताकि आप इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकें। सेक्शन नंबर 13 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए होता है और एक्शनेबल क्लेम्स तो गुड्स है। एंड अगर आप सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे तो आइडियली आप रीड कर रहे हैं 12 सबसेक्शन 2, क्योंकि 12 सबसेक्शन 2 सारे ट्रांजैक्शंस का टाइम ऑफ सप्लाई होता है। 12 सबसेक्शन 3 तो रिवर्स चार्ज के लिए होता है। 12 सबसेक्शन 4 तो वाउचर्स के लिए होता है। 12 सबसेक्शन 5 तो अगर कुछ नहीं मिलता, इनवॉइस वगैरह वगैरह, तब यूज किया जाता है। और 12 सबसेक्शन 6 तो लेट फीस या जो ब्याज वगैरह होता है उसके लिए होता है। यानी कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसका टाइम ऑफ सप्लाई आपको चाहिए, जो टैक्सेबल किए गए हैं 6 आइटम्स, तो आपको 12(2) पढ़ना पड़ेगा। अब 12(2) में क्या लिखा होता है? 12(2) में लिखा होता है कि इनवॉइस की डेट लेंगे, पेमेंट की डेट लेंगे,
और उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर करेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 12(2) में एक नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होता है 6617, और 6617 ओवरराइड करता है सेक्शन नंबर 12 को और 12(2) को, और 12(2) को ओवरराइड करके क्या बोलता है, पेमेंट भूल जाओ, पेमेंट भूल जाओ, इनवॉइस के हिसाब से ही देखेंगे। एंड देयर बाय आप दो डेट्स देखते हो, द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। ये दो ही देखते हो आप, द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। इतना ही पढ़ते हो आप गुड्स के केस में, ये बात आप जानते हो। अब आप सोचो, एक्शनेबल क्लेम भी यही आ गया। एक्शनेबल क्लेम यानी कि आप बेटिंग कर रहे हैं, कसिनो में जा रहे हैं, कसिनो में पैसा दे रहे हैं, कसिनो में पैसा दे रहे हैं, तो आपने एडवांस पहले दिया होता है, एडवांस पहले होता है, बिलिंग वगैरह तो बाद में होती है, इनवॉइस वगैरह तो बाद में बनता है, पेमेंट तो पहले ही हो जाता है। पेमेंट अगर पहले ही हो जाता है और ये 6617 रहा अगर, तो फिर तो टाइम ऑफ सप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक इनवॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि एडवांस पे तो लगता ही नहीं है गुड्स में। यही तो अल्टीमेट क्रक्स होता है कि एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स पे कोई जीएसटी तब नहीं लगाया जाता, इनवॉइस पे ही लगाया जाता है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम में तो सारा काम एडवांस पे चलता है, तो हम ऐसा कैसे अलाउ कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और क्या कह दिया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे 6617 नहीं लगेगा, 6617 को भूल जाओ। इसका मतलब ओरिजिनल 12 सबसेक्शन 2 लगेगा, ओरिजिनल 12 सबसेक्शन 2। एंड ओरिजिनल 12 सबसेक्शन 2 के तहत क्या करोगे आप, डेट ऑफ इनवॉइस भी लोगे और डेट ऑफ पेमेंट भी लोगे। डेट ऑफ इनवॉइस में दो डेट्स, द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड, व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड पेमेंट में भी दो डेट्स, द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। और फिर उन दोनों डेट्स में से अर्लियर डेट ले ली जाएगी। ये सिर्फ किस में करना है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम प्रोवाइड करने वाले रजिस्टर्ड पर्सन के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालते वक्त करना है। जब मैं क्लास में ये प्रोविजन पढ़ाता भी हूं ना, तब हर बार सालों से पढ़ाते वक्त हमेशा ये बात पढ़ाता था कि 6617 ना हो तो क्या करना है, और फिर कहता था ये अभी रिलेवेंट है। लेकिन एक दिन फ्यूचर में जब 6617 हटेगा तब ये रिलेवेंट होगा, और आज वो घड़ी आ गई, क्योंकि 6617 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के सप्लाई पे नहीं लगेगा। इसका मतलब ओरिजिनल 12(2) लगेगा। समराइज कर देता हूं आपके लिए, गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं, तो आप देखें क्या वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है या वो अदर्स है। अगर वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो 12(2) के तहत इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जिसमें इनवॉइस का मतलब दो चीजें और पेमेंट का मतलब दो चीजें जो आप जानते हैं पहले से। इनवॉइस का मतलब एक्चुअल डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। एंड पेमेंट का मतलब बुक्स में एंट्री और क्रेडिट इन बैंक, विच एवर इज अर्लियर। ये करना होगा आपको, और फिर इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अदर्स है तो जो पहले करते आते थे वही करो, 12(2) रेड विथ 6617, जबकि यहां 6617 नहीं लगा। रेड विथ 6617 मतलब इनवॉइस, दैट्स इट। इनवॉइस यानी दो चीजों में से विच एवर इज अर्लियर, द एक्चुअल डेट और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, दैट्स इट। इतना ही हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई में। आप रीड करेंगे तो इतनी सी बात यहां पर एक्सप्लेन की हुई है, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई के सारे, इनफैक्ट एक ही था, वो अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो बच्चों, हमने इस सेशन में कवर कर लिए हमारे 5 चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स। अगर हम इंडेक्स में एक बार देख लें जो हमें सारे कवरेज करने हैं, तो उसमें हमने सप्लाई अंडर जीएसटी कवर कर लिया, सर्कुलर्स और जो शेड्यूल 3 के चेंजेस हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी कवर कर लिया, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जो चेंज हुआ, डायरेक्टर रिलेटेड जो एक सर्कुलर आया है उन्हें हमने कवर कर लिया, रिवर्स चार्ज में जो चेंजेस आए हैं वो कवर कर लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई में काफी सारी बातें थी, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया, एग्जेम्पशंस में थोड़े बहुत चेंजेस थे वो भी हमारे कवर हो गए हैं। एंड टाइम ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक बात, जो 12 सबसेक्शन 2 रेड विथ 6617 का डिस्कशन था, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा पहला वीडियो सेशन, हमारा पार्ट 1 ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर May 24 एग्जामिनेशंस का हमने कवरेज कर लिया है। हम बहुत जल्द
सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे विथ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड बाकी चैप्टर्स के साथ। ये वीडियो आपने कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया होना चाहिए, आपको सारी बातें होपफुली समझ आ गई होनी चाहिए। किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपसे एज अर्ली एज पॉसिबल रीच आउट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट्स क्रिटिकल होते हैं, इनमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में एक अच्छा वेटेज बनाते हैं। ऑफ कोर्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लें, कमेंट बॉक्स में हमें हमारा फीडबैक प्रोवाइड करें ताकि हम आपकी तरफ और अच्छे वीडियोस और बेटर चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। इनफैक्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किसी और तरीके का पर्टिकुलर रिवीजन सीरीज, स्ट्रैटेजी या ऐसा कुछ भी चाहते हैं तो हम जरूर उसे डालने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।